हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी कुछ दिन पहले यूपीएससी सीएससी का रिजल्ट आया था, तो सर का 105 रैंक के साथ उसमें सिलेक्शन हुआ है। तो आज हम इस वीडियो में जानते हैं सर का कौन सा अटैम्प्ट था, कैसे सर ने तैयारी की, कैसे रिसोर्सेज कलेक्ट किए, ऐसे तमाम प्रकार की बातें तो आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए सर, सबसे पहले अपना नाम, एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश अग्रवाल है। मेरी स्कूलिंग कैंपियन स्कूल अरेरा कॉलोनी भोपाल से हुई। मैं 2013 में स्कूलिंग मेरी ख़त्म हुई और उसके बाद मैंने YMCA यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फरीदाबाद से अपना ग्रेजुएशन किया। मैंने बीटेक करी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और 2017 में इंजीनियरिंग ख़त्म होने के बाद से मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा था। जी सर, जैसे बात करें, आपने इंजीनियरिंग करी है, बीटेक किया है, तो आप सिविल सर्विसेज में क्यों आए? बहुत सारे स्कोप होता है, इसमें करोड़ों के पैकेज भी मिलते हैं लोगों को। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं कि हम तो सिंपल भी करेंगे, आर्ट बैकग्राउंड से करेंगे ताकि हमें यूपीएससी में दिक्कत ना हो। तो आपने बीटेक करके फिर चूज़ क्यों किया? 12th के टाइम तक उतना एक्सपोजर नहीं था, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, तो उस टाइम पे इंजीनियरिंग एक सेफ़ ऑप्शन लगता था। तो तब इंजीनियरिंग चूज़ किया था क्योंकि मुझे मैथ्स साइंस पसंद था। तो 12th में मैंने 11th-12th में वो स्ट्रीम्स ली थी। उसके बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। फिर यूट्यूब से थोड़ा एक्सपोजर हुआ। ईरा सिंगल मैम जब उन्होंने टॉप किया था तो उनका एक वीडियो था जो मुझे स्पेशली बहुत हार्ट टचिंग वीडियो था। वो जब उनको सब लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे तो उनसे पूछा गया कि मैम कैसा लग रहा है आपको और बहुत बहुत बधाइयाँ। तो उन्होंने उस टाइम रिप्लाई किया था जो मुझे आज भी याद है कि आप लोग मुझे अभी क्यों बधाइयाँ दे रहे हैं, मैंने अभी ऐसा क्या काम किया है। अगर मैं IAS बनने के बाद कुछ अच्छा काम करूं तब आप मुझे बधाई दीजिएगा, अभी तो मेरा सिर्फ सिलेक्शन हुआ है। बिल्कुल सर। सर बात करें तैयारी की, तो आपका कौन सा अटैम्प्ट था और मतलब आपने एक से ज़्यादा अटैम्प्ट दिए, तो क्या आपका हर बार अटैम्प्ट क्या रहा? ये मेरा 5th अटैम्प्ट था और फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था और मेंस क्लियर नहीं हुआ। सेकेंड अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ था। थर्ड अटैम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ बट इंटरव्यू में नहीं हो पाया। फोर्थ में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ बट मेंस नहीं हुआ, और 5th में फाइनली लकीली भगवान की कृपा से 105 रैंक आई है। तो सर इसके लिए आपने कोई कोचिंग वगैरह ली या सिर्फ सेल्फ स्टडी की सर? 2017 में मैंने वाजीराम एंड रवि से कोचिंग ली थी और शुभ्रा रंजन मैम से ऑप्शनल का कोर्स लिया था। और उसके बाद अभी इस अटेम्प्ट के पहले मैंने पीयूष सर से एथिक्स और ऐसे की क्लासेस ली थी। उसके अलावा मैंने सेल्फ स्टडी ही की थी 2017 के बाद। जी सर, तो सेल्फ स्टडी की बात करें तो क्या कोचिंग लेना इतना ज़रूरी है? जैसे कोई किसी की फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता है, नहीं ले पाते कोचिंग। बहुत से टॉपर आपने इंटरव्यू देखे हो कि नहीं हमने तो घर पे रह के यूट्यूब से हेल्प लिया कुछ की। तो कोचिंग लेना कितना ज़रूरी है आपके हिसाब से? आज के टाइम पे तो मैं समझता हूँ कोचिंग लेना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आजकल यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे रिसोर्सेज इतने फ्रीली अवेलेबल हैं, सब गाइडेंस अवेलेबल है, सारी रिसोर्सेज, बुक्स, वीडियो सब कुछ अवेलेबल है। बस आपको उतनी उत्सुकता दिखानी है, अपने तरफ से आगे से आके मेहनत करनी है। अभी इतने लोग सिलेक्ट हुए हैं, आप किसी को भी मैसेज करिए, सब लोग मदद के लिए आगे आते हैं। सब लोग के पास, हमारे पास जो भी लिमिटेड जानकारी है, हमने कुछ गलतियां करी हैं प्रिपरेशन में, हम चाहेंगे कि भाई हम वो साझा कर पाएँ ताकि बाकी लोग वो गलती ना करें। तो आप लोग शर्माइए मत कि यार क्यों मैसेज करूँ, कैसे करूँ, क्या करेंगे। तो आप लोग को पूछना है, आप बिल्कुल मैसेज करिए, कुछ भी, सब लोग मदद करते हैं यार, ऐसा नहीं है। जी सर। ये एक मंजिल है तो रास्ते भी होंगे, और एक मेंटर भी जो मुश्किलों को आसान बना दे। नतीजे संयोग नहीं होते, दूसरों से बेहतर स्कोर होते हैं। GS Score, an institute for civil services. Good career is a process, and mentoring at GS Score is driven by primarily two objectives. One is empowerment and another is excellence. This is what we are known for. कामयाबी की राह पर 1000 से भी ज्यादा निशान। GS Score। सर बात करें जैसे रिसोर्सेज की, जब आपने सोचा कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो इतना सारा सिलेबस है, देखते हैं घबरा जाते हैं कुछ लोग कि हम कैसे पढ़ेंगे। तो आपने कैसे शुरू किया कि मैं आज ये पढ़ूंगा? इसके पहले धीरे धीरे आपने अपना सिलेबस कंप्लीट किया, तो कैसे सिलेक्ट किया कि मुझे क्या क्या पढ़ना है? शुरू में तो गाइडेंस की काफ़ी कमी थी, तो बहुत हैफाजार्ड वे में पढ़ाई शुरू हुई। जो समझ आता था इधर उधर से जो भी सुना, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में कीपैड वाला फ़ोन चलाता था, तो उस टाइम मेरे पास उतनी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थी, तो मुझे नॉलेज काफ़ी कम थी कि किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। तो अब क्योंकि सबसे पहला एग्ज़ाम प्रीलिम्स होता है, इसलिए सारी तैयारी प्रीलिम्स पे ही फोकस्ड रहती थी स्टार्टिंग में।
बट वो सही अप्रोच नहीं है। सही अप्रोच ये है कि आप मेंस की तैयारी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें। तो स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ता था, बट समझ ही नहीं आता था कैसे पढ़ना है, कितनी देर तक पढ़ना है। सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ने में ही 4-5 घंटे निकल जाते थे, क्योंकि शुरुआत में जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो सब कुछ ही इंपॉर्टेंट लगता है। ऐसा लगता है ये भी पढ़ लो, शायद ये भी आ जाए, ये भी आ जाए। बट जैसे जैसे आप धीरे धीरे पढ़ते रहते हैं, आपको समझ में आती हैं चीज़ें कि क्या काम का है और क्या काम का नहीं है। जितना ज़रूरी ये जानना है कि आपको क्या पढ़ना है, उतना ही ज़रूरी ये भी जानना है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। आजकल यूट्यूब पे इंफॉर्मेशन, अगर सही इंफॉर्मेशन भी है तो 50 गलत वीडियोस भी हैं जो आपके किसी काम के नहीं है, जो उन्होंने सिर्फ व्यूज़ के लिए डाल रखे हैं, व्यूज पाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। सर बात जैसे कि आपने बताया कि क्या नहीं पढ़ना है, तो आपने 5 अटेम्प्ट दिए हैं, तो शायद आपसे अच्छा कोई और नहीं बता पाएगा। तो जो न्यू एस्पिरेंट आ रहा है, जो तैयारी में कुछ महीने हुए हैं या फिर 1 साल भी हो गया, नहीं प्रीलिम्स निकल रहा है, आपने तो शायद हर बार प्रीलिम्स निकला है आपका, तो वो कैसे सिलेक्ट करके मुझे नहीं पढ़ना है और ये पढ़ना है? अक्षत जैन सर हैं, उनका वीडियो एक ऑलरेडी यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, आप सभी वो देखिए। मतलब मैं आपको कुछ नया ज्ञान नहीं दूंगा, इतने साल से टॉपर्स वो देते आ रहे हैं और उनकी आई थिंक रैंक 2 थी, तो वो डेफिनेटली मुझसे ज़्यादा नॉलेजेबल और ज़्यादा अवेयर हैं। तो मैंने उनका वीडियो देखा था, तो वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव था। बट फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, प्रीलिम्स के लिए आप कोई भी एक करंट अफेयर्स मैगजीन्स अच्छे से पढ़िए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़िए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो लेवल है, जो यूपीएससी के एक्चुअल क्वेश्चंस हैं, उनके ना सिर्फ क्वेश्चंस, उनके ऑप्शंस भी आप स्टडी करिए। वो ऑप्शंस अपने आप में ही फ्यूचर क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उसके बाद आप टेस्ट पेपर्स करिए। कभी भी आप ये मत सोचिए कि मैं पढ़ते जाता हूँ और पढ़ते जाता हूँ और टेस्ट नहीं देता हूँ। जी, टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी तैयारी को जज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर जैसे कि आपने बताया मॉक टेस्ट, तो जैसे कि प्रीलिम्स के टाइम पे तैयारी हो गई, तो मॉक टेस्ट कितने दिन पहले आपको लगाना चाहिए? कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा और पढ़ लूँ, थोड़ा और पढ़ लूँ, प्रीलिम्स नज़दीक भी आ गए, 1 महीने बचा है, फिर भी पढ़ते जा रहे हैं, रिवाइज नहीं कर रहे हैं, तो कैसे इसको करें? सर सिलेबस जितना है इस एग्ज़ाम का, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सबका सारा सिलेबस ख़त्म हो जाए। आप आज मुझसे भी पूछें तो अब मुझे अगला प्रीलिम्स देने में डर लगेगा, अगर मुझे प्रीलिम्स देना है तो, क्योंकि सिलेबस इतना वाइड है और कट ऑफ भी आप देख रहे हैं कि हाँ, 75, 80 हाँ। इस रेंज में जा रहा है। तो आपको 40% मार्क्स में आप क्वालिफाई कर रहे हो। बिल्कुल। तो ठीक है, अब हमको सब कुछ नहीं बनेगा, बट हमको जितना बेयर मिनिमम आना चाहिए हमको उतना तो करना है अच्छे से। तो सर जैसे इस बार का जो प्रीलिम्स हुआ था, जो आपने प्रीलिम्स दिया था, तो मतलब बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स भी हैं उन्होंने प्रीलिम्स दिया है, तो उन्होंने कहा हमें तो कुछ आ नहीं रहा था, ऐसे क्वेश्चन थे जो आज तक हमने पढ़े भी नहीं। तो इस पे आपका क्या कहना है, कैसे वो क्वेश्चन करें? या फिर जैसे कि आपका सिलेक्शन हुआ, प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई हुआ, वो कुछ बच्चों का नहीं हुआ, तो वो कैसे न क्यों नहीं हुआ और आपका क्यों हुआ, क्या आपने अलग किया उनसे? मुझे लगता है पहली चीज़ तो प्रेशर में परफॉर्म कैसे करना है। जब आपको क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, आप पेपर देखते हो, तो एक घबराहट जो होती है वो नेचुरल है सबके लिए, बट उस घबराहट को पीछे रखते हुए आपको कैसे अपनी नॉलेज को रिकलेक्ट करना है, आपने जो कुछ पढ़ा है उसको कैसे यूज़ करके आपको क्वेश्चंस करने हैं बिना घबराए हुए, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। दूसरी चीज़, टेस्ट देने की आदत, गेस वर्क कैसे करना है उसकी प्रैक्टिस। टेस्ट का काम सिर्फ ये नहीं है कि आप देखें आपके कितने मार्क्स हैं, टेस्ट के मल्टीपल पर्पस हैं। आपको ये देखना है कि आप कितने टाइम में पेपर कंप्लीट कर रहे हैं, आपको नया कंटेंट इकट्ठा करना है टेस्ट पेपर से, क्योंकि करंट अफेयर्स मैगजीन्स में और स्टैटिक जो भी बुक्स पढ़ते हैं आप, ज़रूरी नहीं है उनमें सब चीज़ें हों। जब आप टेस्ट पेपर करते हैं तो आपको नया कंटेंट मिलता है, तो आप वो कलेक्ट करते हैं उससे। तीसरी चीज़ आप सीखते हैं कि गेस वर्क कैसे करना है। आपको कई बार गट फीलिंग आती है कि यार ये मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन सही है, बट नहीं होता है कई बार। बिल्कुल। या आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हुए कैसे आप उसको सही करें। तो ये सब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमको टेस्ट पेपर से सीखनी होती हैं। तो सर बात करें मेंस की, तो मेंस की तैयारी आपने कैसे की, क्या स्ट्रेटजी रहती थी? जैसे 1, 2, 3, 4 जीएस पेपर के लिए आपने कैसे कैसे डिवाइड कर रखा था, टाइम कैसे पढ़ते थे आप प्रीलिम्स होने के बाद? इस बार मैंने अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज आइडेंटिफाई करे थे, जो कि थे GS2, GS4 और मेरा ऑप्शनल्स। स्ट्रॉन्ग एरियाज ना भी कहूँ तो एटलीस्ट मुझे ये पता था कि मुझे इनको स्ट्रॉन्ग बनाना है, इनमें मुझे अच्छा स्कोर करना है, और वही मेरी मार्कशीट में हुआ भी है। GS2, GS4 और ऑप्शनल्स में मेरे अबव एवरेज मार्क्स हैं, तो मैंने उन पे बहुत अच्छा फोकस किया। और ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको पढ़ने में भी मुझे इंटरेस्ट आता था। तो जब मैं ये पढ़ रहा होता था तो मुझे ऐसा लगता नहीं था कि यार मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ। तो मैं बाकी टाइम पे GS1 और GS3 पढ़ता था, और फिर जब बोर हो जाता था वो पढ़ के, तो फिर मैं अपना ऑप्शनल और
एथिक्स वगैरह को ध्यान में रखते हुए उनको पढ़ता था। जी, आपका ऑप्शन क्या है सर? मेरा ऑप्शन पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है। तो जैसे कि आपने बताया PSIR आपका ऑप्शन है, तो क्यों चूज़ किया आपने, क्या पर्पज था? और जो एस्पिरेंट हैं जो आ रहे हैं तो बहुत कन्फ्यूजन होती है, कुछ लोग तो बीच में चेंज भी कर देते हैं सिलेक्शन नहीं होने के कारण, तो कैसे ऑप्शनल का चयन करें? ऑप्शनल चयन करने के कुछ फैक्टर्स जो मेरे दिमाग में हैं, पहली चीज़ तो रिसोर्सेज की और टीचर्स की अवेलेबिलिटी, बिल्कुल, कि आपको जो चीज़ पढ़ना है वो कंटेंट आपके पास कितना रेडिली अवेलेबल है। सेकंड फैक्टर है कि सिलेबस कितना बड़ा है। मुझे बहुत अच्छे से जानकारी तो नहीं है, बट ऐसा कहा जाता है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस ये 3 थोड़े बड़े ऑप्शनल्स हैं, और एंथ्रोपोलॉजी का सिलेबस काफ़ी कम है, बट मैं कंफर्म नहीं हूँ, ये बस मैंने सुना है कि हाँ एंथ्रोपोलॉजी काफ़ी कम सिलेबस। तीसरा फैक्टर है मार्क्स कैसे आ रहे हैं उसमें। कई बार कुछ ऑप्शनल्स होते हैं जिनका, हालांकि मैं इस थ्योरी में बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर आपका किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली उसमें अच्छा पढ़ के अच्छा परफॉर्म करेंगे। चौथा फैक्टर जो इंटरेस्ट वाला फैक्टर है कि आपको क्या पढ़ने में मज़ा आ रहा है। पांचवा फैक्टर ये है कि GS के साथ ओवरलैपिंग कितनी है। जैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस है तो वो GS 2 के साथ बहुत ओवरलैप करता है। तो ये कुछ एक फैक्टर्स हैं जो दिमाग में रखने पड़ते हैं, बट स्टिल सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका इंटरेस्ट। अगर आपको कुछ चीज़ ऐसी है जिसको पढ़ने में आपको मज़ा आ रहा है तो फिर आप कहीं ना कहीं से कंटेंट भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। जी, और बात करना जैसे आंसर राइटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस में, तो कैसे आंसर राइटिंग करते थे वो? एक दिन में कितने क्वेश्चन लिखने की कोशिश करते थे और किस तरीके से आंसर लिखते थे आप? मैं ऑनेस्टली एडमिट करना चाहूँ तो मैंने बहुत कम आंसर राइटिंग की है, बट ऐसा नहीं है, ये कोई शान की बात नहीं है। मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कैसा किया जाए, सबको आंसर राइटिंग करनी चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है मेंस में। मेंस में ऐसा कहा जाता है कि या तो आप अपना हाथ चला सकते हो या आप अपना दिमाग चला सकते हो। तो आप मेंस पेपर में बैठ के सोच नहीं सकते हो कि मुझे क्या लिखना है। बिल्कुल सर। तो जब आप डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं या जब आप टेस्ट लिखते हैं अच्छी फ्रीक्वेंसी पे, तो उससे क्या होता है कि आपको सोचने की हैबिट डेवलप हो जाती है, तो क्वेश्चन पढ़ के ही तुरंत आप लिखने लगते हैं। जी। तो पहला नॉलेज एस्पेक्ट जो है वो तो है ही, सेकंड प्रैक्टिस एस्पेक्ट और स्पीड एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। तो आप कुछ भी चीज़ पढ़ें, उसको उसकी आंसर राइटिंग आप डेली करते हैं तो डेली करें, नहीं तो वीकली या 15 डेज़ में एक टेस्ट दें उसका, वो एडवाइजेबल है। जी सर, बात करें जैसे कि प्रीलिम्स की, सर आपने 5 अटेम्प्ट दिए, 5 प्रीलिम्स आपके क्वालिफाई हुए, तो जीरो से कोई स्टूडेंट है तो वो कैसे प्रीलिम्स की तैयारी करे? बिल्कुल जीरो से NCERT पढ़े, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़े, या जो मार्केट में बहुत सारे कोचिंग्स के नोट्स भी अवेलेबल मिल जाते हैं 2, 3, 4, 5 हज़ार रुपये में, या वो कैसे करे तैयारी? सबसे पहले तो सिलेबस देखना बहुत इंपॉर्टेंट है UPSC का। दिखने में थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट लगता है या बहुत वेगली वर्डेड लगता है, बट अगर हम ध्यान से पढ़ें सिलेबस तो बहुत ही वेल डिफाइंड सिलेबस है UPSC का। तो जब हम उसको पढ़ते हैं और उसके साथ साथ जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं तो हमको आइडिया लगता है कि किस डायरेक्शन में हमें तैयारी करनी है। ठीक है, वो एक दिन या एक महीने में भी कई बार वो चीज़ क्लिक नहीं होती है, बट जैसे जैसे हम पढ़ते रहते हैं तो वो ऑन द वे हमको चीज़ें समझ आने लगती हैं कि कौन सी चीज़ है वो उसको किस तरीके से पढ़ना है। तो कुछ एक बेसिक बुक्स हैं, जैसे हिस्ट्री की बात करूँ तो एंशंट हिस्ट्री में नितिन सिंघानिया सर की बुक है। फिर मिडीवल की बात करूँ मैं और एंशंट की भी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, तो आई थिंक सतीश चंद्रा और एक और है ओल्ड NCERT, मुझे अभी नाम क्लिक नहीं हो रहा है। फिर मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा सर की बुक है। देन सोशल इश्यूज़ की बात करूँ तो मैं विजन का या वाजीराम का जो मटेरियल आता था वो पढ़ लेता था। फिर ज्योग्राफी में NCERTs बहुत अच्छी हैं। पॉलिटी की बात करें तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से लक्ष्मीकांत बहुत सही है, और साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स पढ़ते रहना चाहिए। उसके अलावा मेंस के हिसाब से पॉलिटी की बात करें तो DD बसु मुझे बहुत अच्छी किताब लगती है। गवर्नेंस के लिए भी मैंने विजन या वाजीराम का जो रेडीमेड मटेरियल आता है मैंने वो रेफ़र किया था। उसके बाद IR की बात करें तो IR का मेरा, क्योंकि ऑप्शनल मेरा पॉलिटिकल साइंस था, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा GS में कुछ नहीं करा। बट IR मेंस में जो आता है वो मोस्टली करंट अफेयर्स के अराउंड रिवॉल्व करता है, तो उतना पीछे स्टैटिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इकोनॉमी की बात करें तो प्रीलिम्स के लिए मैंने मृणाल सर के नोट्स पढ़े थे, बट अब मैं देखता हूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा बल्की हो चुके हैं मृणाल सर के नोट्स। तो मे बी आप एक बेसिक NCERT करके या तो टेस्ट पेपर्स को अपना सोर्स बनाएं, टेस्ट पेपर्स आप सॉल्व करें और उनके जो सॉल्यूशंस हैं, उनके जो आंसर्स हैं, उनको एक किताब की तरह ट्रीट करें आप और उनसे अपनी नॉलेज गेन करें। और मेंस पर्सपेक्टिव से मैंने विवेक सिंह सर की बुक की सिलेक्टिव रीडिंग करी थी। अगेन सिक्योरिटी के लिए मैंने विजन के जो मेंस वाला मटेरियल था उससे पढ़ा था, और एथिक्स के लिए मैंने DK बालाजी सर की बुक है वो पढ़ी थी।
और प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से करंट अफेयर्स की बात करें तो मैंने विजन का मंथली मैगजीन और विजन का PT 365 पढ़ा था। जी सर, बात करें पेशेंस की, जैसे आपको 5 एटम्प्ट दिए, 5 साल हो गए इस जर्नी में जुड़े हुए, इसके पहले आपने तैयारी भी की होगी तो 1 साल उसमें दिया होगा, तो पेशेंस कैसे बनाए रखा? हर बार आपने मेंस लिखा, एक बार इंटरव्यू तक भी पहुंचे, फिर मेंस लिखा, मतलब वो कहते हैं कि मंजिल के आखिरी पड़ाव पे आके फिर जीरो से शुरू करना, तो कैसे पेशेंस है? जवाब देने से पहले सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि सिर्फ लोगों की जिम्मेदारी है कि सिर्फ नतीजों को अहमियत ना दें, एफर्ट्स को भी अहमियत दी जाए। अभी मेरी रैंक 105 है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाकी लोगों से सुपीरियर हो गया। बहुत लोग हैं जिन्होंने मेहनत करी बट शायद किस्मत नहीं साथ थी या उनकी तबीयत ख़राब हो गई एग्ज़ाम के पहले, वो लोग नहीं पास हो पाए। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनकी जो जर्नी है उनकी भी उतनी रेस्पेक्ट करें जितनी रेस्पेक्ट आज शायद मुझे मिल रही है। तो हमको सही अचीवमेंट्स को सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है, हमको कोशिश को बढ़ावा देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके जवाब को पे मैं आऊँ तो पेशेंस में ऐसा रहता है कि एक तो जब आपको रिजल्ट्स दिखते हैं कि यार मेरा इस बार प्रीलिम्स पास हुआ है या इस बार मेरा मेंस पास हुआ, तो आपको लगता है कि हाँ कुछ तो सही कर रहे हो आप, बट आप फाइनली पास नहीं हो रहे हो, तो ये भी है कि यार कुछ कमी तो अभी भी है। तो ठीक है, आप सही डायरेक्शन में हैं, आपको थोड़ा मेहनत बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके अलावा जो आपका सपोर्ट सिस्टम रहता है आपके साथ, आपके दोस्त, माँ बाप, भाई बहन, टीचर्स, ये सब का रोल बहुत ज़्यादा रहता है। क्योंकि अगर मैं देखूँ आज मुझे 5-6 सालों तक मेरे पेरेंट्स ने इतना सपोर्ट किया, हमेशा मतलब इनकरेज किया मुझे कि तुम मेहनत करते रहो, लगे रहो, कभी ना कभी अच्छा नतीजा मिलेगा। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और मेरा ये मानना है कि पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। बिल्कुल सर। जो हम सीखते हैं, हो सकता है उससे कोई एग्ज़ाम ना पास हो पाए, बट जो मैंने सीखा है इस जर्नी में, जो लेसन्स हैं, जो इतने स्कॉलर्स को पढ़ा, तो उनकी लाइफ की जो जर्नी है, उनसे जो सीख मिलती है वो कभी मेरे दिमाग से जा नहीं सकती और वो मुझे ज़िंदगी में काम आएगी अगर मुझे नौकरी में काम नहीं भी आए। बिल्कुल सर, जैसे कि आपने देखा होगा एक पोस्ट भी वायरल हुई थी, एक महाराष्ट्र के सर थे, उन्होंने 12 अटैम्प्ट दिए, 5 इंटरव्यू, 7 में उनका नहीं हुआ फाइनली, अटैम्प्ट भी खत्म हो गया। तो ऐसी बहुत सारी हर साल कहानियाँ निकल के आती हैं। और सर एक बात सबसे इम्पोर्टेंट बात आज के टाइम पे क्या चलती है, CSAT। मेरे एक फ्रेंड हैं, एक सही बात है, वो अभी मिले थे कुछ दिन पहले, उन्होंने बताया कि मैं तो CSAT में ही लगा रहा, सोचा GS तो कर लूँगा, लेकिन CSAT हो गया, GS नहीं हुआ, इतना कम वो आया जैसे कि कट ऑफ आई। तो CSAT और GS को जैसे प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो दोनों को बराबर मैनेज करके कैसे चलें? ऐसा ना हो कि हम GS में लग गए, CSAT तो हो जाएगा, CSAT होना चाहिए उसमें लग गए तो GS छूट गया, कैसे करें मैनेज? ये आपको खुद जज करना है आपका क्या बैकग्राउंड है। अब जैसे मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मैं थोड़ा मैथ ज़्यादा इंटरेस्ट भी है मुझे और मैंने पढ़ा भी ज़्यादा है, तो मुझे CSAT में उतना टाइम नहीं देना पड़ता था जितना शायद किसी ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड या कॉमर्स बैकग्राउंड वाले को देना पड़े। तो मुझे मैथ्स थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, तो अगर मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी CSAT की क्योंकि मुझसे हो जाता था, बट अब पिछले 2-3 साल से बहुत ट्रिकी हो चुका है, तो अब CSAT छोड़ना तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो चुका है और मुझे नहीं लगता अभी जो पैटर्न चल रहा है उसमें कुछ ईजी होगा। CSAT शायद से ऐसा ही रहने वाला है। तो हमको जो रिक्वायरमेंट्स चेंज हुई हैं उस हिसाब से हमको खुद में बदलाव लाना पड़ेगा और दिन में आप GS पढ़ें, रात को 1-2 घंटे सोने से पहले आप CSAT की प्रैक्टिस करें, तो वो तो बैलेंस बनाना ही पड़ेगा। कितने घंटे पढ़ते थे सर? सर ऐसा कुछ फिक्स तो नहीं रहता था, बट यूजुअली 7-8 घंटे एवरेज मान लीजिए, और जब एग्ज़ाम आता था तब 10, 12, 14, 16 जो भी। अब एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ रहा हूँ, बोलते हैं हम 16 घंटे 18 घंटे पढ़ते हैं। मुझे नहीं लगता रोज़ सस्टेनेबल है वो 16 घंटे या 18 घंटे पढ़ना। आपके लिए नींद भी इम्पोर्टेंट है, खाना खाना है या कुछ आपकी हॉबीज़ हैं वो फॉलो करना, तो फिर पढ़ाई जी चलेगी। हो सकता है जो फॉलो करते हैं, मैं नहीं पढ़ता था इतना। ठीक है, आपने बताया कि पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट रहा, तो आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फादर एक मल्टीनेशनल कंपनी है, एवरी इंडिया लिमिटेड, वो एक वेइंग स्केल कंपनी है, उसमें सर्विस इंजीनियर थे और उससे रिटायर हुए मेरे फादर। जी, तो सर जैसे कि अभी जो प्रीलिम्स आ रहा है, तो जो एस्पिरेंट दे रहे हैं जिनका 2-3 अटैम्प्ट हो गया है फिर भी प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, या जो बिल्कुल फ्रेश हैं पहली बार दे रहे हैं, इतना टफ पेपर आ गया, कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा नीचे जा रही है, तो उनके लिए अंत में क्या मैसेज रहेगा, क्या पढ़ें वो इस टाइम पे? इस टाइम पे आप करंट अफेयर्स मैगजीन पढ़िए अच्छे से, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनकी बुक्स पढ़िए। मैं PT 365 पढ़ता था प्रीलिम्स के पहले, बट आई एम श्योर बाकी रिसोर्सेज भी होंगी जो बेटर होंगी, तो आप कोई सा भी एक करंट अफेयर्स का सोर्स देख लीजिए, टेस्ट दीजिए बहुत ज़्यादा,
टेस्ट की प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि आपको पता लगे कि आपको प्रेशर में परफॉर्म कैसे करना है। बिल्कुल। कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता, स्टिल उसमें आपको कैसे कुछ ना कुछ दिमाग लगा के आपको एक आध ऑप्शन एलिमिनेट करना है या उसको कैसे अटेम्प्ट किया जाए। टेस्ट का काम सिर्फ ये नहीं है कि आप ये देखें आपको कितना आता है, उससे आगे भी उसका बहुत बड़ा रोल है। जी, ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।